जेकेसी में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर के शाह। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमर जावेद आज़ाद, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोविड-19 होता क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है और किस हिसाब से इससे बचा जाए। तो चलिए, आपका टाइम न लेते हुए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जेकेसी में। आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये कोविड-19 होता क्या है और ये कैसे फैलता है और इसके जो है प्रिकॉशंस क्या है। कोविड-19 जो है वो एक फैमिली है एक वायरसेस की, जिसमें अलग अलग किस्म के वायरस आते हैं। जिसमें सार्स होता है, सार्स है, मर्स है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2002 में और 2012 में आया गया था पूरी दुनिया में। जो कोविड-19 है, इसका कोविड-19 इसलिए नाम है क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब इसका वो देखा गया है, जो इसका स्ट्रक्चर देखा गया है, तो उस पर क्राउन क्राउन उस पे है, क्राउन बना हुआ है। तो उस वजह से इसका नाम कोरोना है। और 19 इसलिए है क्योंकि 2019 में वुहान में देखा गया था, दिसंबर में। तो इस वायरस की जो है, जो इसका जो जितने भी पहले पुराने वायरसेस आए हैं, इबोला आया है, H1N1 स्वाइन फ्लू, मर्स और सार्स, उनका ये देखा गया है कि उनका जो मोर्टेलिटी रेट है इससे ज़्यादा था। मतलब लोग उससे, उन बीमारियों से ज़्यादा मर रहे थे। मगर इससे ये देखा गया है कि इसका जो ट्रांसमिशन है, जो एक दूसरे से मतलब फैलाव इसका ज़्यादा है, मगर जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो उन वायरसेस से काफ़ी कम है। देखा गया है कि जो इसका स्प्रेड है वो तेज़ होता है, मगर जो इसका मोर्टेलिटी है वो कम होता है। और रही बात दूसरी कि इसका जो स्प्रेड है वो कैसे होता है। इसका स्प्रेड ऐसे होता है कि नॉर्मल आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ये एक्चुअली बैट्स में देखा गया है, बैट्स में देखा जाता है ये वायरस। तो बैट्स में क्या होता है, ये बैट्स में ये वायरस कुछ उनको इन्फेक्ट नहीं करता है, उनको बीमार नहीं करता है। मगर जब वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, एनिमल टू एनिमल, दूसरे एनिमल्स में वो जाता है, तो उनको नुकसान करता है। तो इसका जो स्प्रेड है वो ऐसा है कि फर्स्ट कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ह्यूमन, अब इसका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा नहीं जा रहा है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा जा रहा है। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है उसमें ऐसा है कि मतलब कोई पेशेंट है, उसको सिम्टम्स हैं, कफ है, कफ कर रहा है, सिम्टम्स हैं इसके, कफ है, कफ, फीवर, बॉडी एक्स, और रेडनेस ऑफ आइज, ड्राइनेस ऑफ माउथ, और कुछ केसेस में देखा गया है कि लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जैसे कि जिनका मतलब इम्यून सिस्टम वीक है, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या कोई हार्ट की एलिमेंट है, या किडनी की कोई बीमारी है, उसमें इसका जो सिम्टम्स हैं वो फीवर वगैरह कम देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका स्प्रेड ऐसे है कि अगर कोई पेशेंट है क्लोज कॉन्टैक्ट में, तो उसको वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो ड्यूरिंग जो नॉर्मल कफ और स्नीज में ये मतलब जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट न्यूक्लाई से है। तो वो कफ करता है तो वो कोई 3000 ड्रॉपलेट न्यूक्लाई स्प्रेड करता है। ठीक है, और इसका ये भी देखा गया है एयरबोर्न है कि कुछ देर है हवा में भी, 3 से 4 घंटे हवा में भी रहता है। और जैसे कुछ चीज़ों पे भी ये कुछ दिन तक, कुछ घंटों तक रहता है, कि नॉर्मल जो कार्डबोर्ड है उसमें 1 दिन तक देखा गया है, और प्लास्टिक या स्टील की रेलिंग, तो उनमें 2 से 4 दिन तक भी देखा, मतलब ये होता है, प्रेजेंट होता है। आप हमें बताइए कि पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी भी ख़त्म हो गई है। अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगा दिया, जो है लोगों को एसओपीज़ फॉलो करने के लिए ने भी बोला। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगाते हैं। हम इंडिया की बात अगर करेंगे, तो आप हमारे नाजरीन के लिए सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए, इस चीज़ से कैसे बचा जाए। देखो, इसमें यही है, प्रिवेंशन जो है बट इज़ बेटर देन क्योर, मैं तो यही कहूँगा। तो इसमें पहले हमें जो इसका मोड ऑफ स्प्रेड है, जो चेन है इसकी, वो हमें ब्रेक करनी है सबसे पहले। ठीक है, इसका स्प्रेड ऐसे ही होता है कि कोई पेशेंट है, उसने कफ किया, वो उसने ड्रॉपलेट न्यूक्लाई अंदर चला गया, वो इनहेल कर दिया, या अपने मतलब कफ हाथों पे किया और वो हाथ कहीं
लगा लिए, डोर नॉब पे लगा लिए, रेलिंग पे लगा लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा लिए जिसने दूसरे बंदे ने उसको टच कर लिया। जब दूसरा बंदा उसको टच करेगा, उसने अगर अपने हाथ सैनिटाइज नहीं किए, हाथ नहीं धोए, तो वो अगर अपने मुंह में हाथ डालेगा या मुंह पे हाथ लगाएगा, नाक में हाथ डालेगा या आंखों में हाथ डालेगा, तो उसको स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो पहला है इसका, हमें इसकी जो चेन है वो ब्रेक करनी है। अब कुछ लोगों का ये है कि किसको मास्क पहनना है, कौन सा वाला मास्क पहनना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, जो मैंने अभी इस वक्त पहना हुआ है। हम यही पहनते हैं। मेरे को खुद मार्केट वगैरह जाना हो तो मैं खुद भी यही यूज़ करता हूँ। बट अगर मुझे को N95 मास्क की उन्हीं को ज़रूरत है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं या उनके घर पे हैं तो उनकी देखभाल कर रहे हैं, या जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स में काम कर रहे हैं, उन पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, या कोई भी पेशेंट हैं जो जहाँ पे जब कोई डॉक्टर प्रोसीजर करता है जहाँ पे एरोसोल का जनरेशन होता है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी हो गया, इंट्यूबेशन जैसा हो गया, तब N95 का यूज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज ट्रिपल लेयर मास्क भी सफिशेंट है, जो ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है। और आप कपड़े का मास्क का ये है कि कपड़े का मास्क अगर जो पेशेंट है वो पहनेगा तो वो आगे स्प्रेड नहीं करेगा, मगर अगर जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको कपड़े का मास्क उतना नहीं इफ़ेक्टिव है। मगर जो जिसको है कोविड है तो वो अगर पहने तो कपड़े का मास्क तो भी वो स्प्रेड होने से कर सकता है। तो फिर इसका एक मास्क के फ़ायदे भी होते हैं। जैसे मास्क अगर आप पहनेंगे, मतलब इसका एक होता है कि अगर दोनों लोगों ने नहीं पहना है, कैरियर ने भी नहीं पहना है, होस्ट जो वो है नाइव पेशेंट है, नाइव है, उसने भी नहीं पहना है, तो फिर अगर और उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 6 फीट से कम है तो ट्रांसमिशन के चांसेस 100% होते हैं। अगर जिस बंदे ने जिसको जो डिजीज से डिजीज्ड है उसने नहीं पहना है और जो नॉर्मल बंदा है उसने पहना है, तो ट्रांसमिशन और डिस्टेंस 6 फीट से कम है तो ट्रांसमिशन के चांसेस 70% हैं। इसमें बात आती है कि सैनिटाइज बेटर है कि हैंड वॉश बेटर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, हैंड वॉश जो सोप के साथ है वो भी बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब आपके पास सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सैनिटाइज़र के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, मतलब कुछ एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी वो कॉज कर सकता है, और रेडनेस ऑफ आइज, ऑकुलर उसकी मैनिफेस्टेशन कुछ देखी गई है, और भी कुछ स्किन की मैनिफेस्टेशन उससे आती हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि हैंड वॉश करें, और WHO का एक गाइडलाइन है कि आपको हैंड वॉश कैसे करना है और कितनी देर का करना है, और वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। उसमें क्या होता है, उसमें आपने पहले पाम में सोप लेना है या लिक्विड हैंड वॉश जो भी है, तो पाम को आपने पहले सीधे रब करना है, ठीक है। फिर अपने दोनों उल्टे हाथों को आपने अच्छे से ना, मतलब जो ये है फिंगर्स हैं इनके बीच में जो जगह है उधर भी रब करना है, ठीक है। फिर जो आपका थंब का एरिया है इसको ऐसे ऐसे अच्छे से साबुन लगानी है, इधर भी साबुन लगानी है, ठीक है, सोप लगाना है। फिर अपने नेल्स को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, नेल्स को भी साफ करना है। फिर अपने ये जो हैं दोनों ये जगहें ये पूरी साफ करनी है, और एंड में अपनी रिस्ट को साफ करना है, और ये प्रोसीजर 20 से 30 सेकेंड के बीच में होना चाहिए, तो ही सोप हैंड वॉश इफेक्टिव है। हाँ, हमने जहाँ तक देखा, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी डेथ्स हो गई है कोविड-19 की वजह से है। आप क्या सजेस्ट करते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कैसे इस चीज़ से बचे, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, क्या-क्या प्रिकॉशंस लें? क्योंकि देखो, अगर कोई पेशेंट है जिसको कोविड नहीं है तो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करे, ठीक है। सुबह उठ के पूरी सही नींद ले, 8 घंटे की बराबर नींद लें, सही टाइम पे उठें, नाश्ता करें, अच्छा एक बैलेंस डाइट लें, ठीक है। ना ज़्यादा घी मक्खन वाला तला हुआ चीज खाना वो सब अवॉइड करें, कोई आइसिंग वाला फूड वो भी अवॉइड करें जिससे गले को इरिटेशन होगी, गले की खराश वगैरह, वैसा खाना, पिकल वगैरह मसालेदार वो अवॉइड करें। और गर्म पानी अच्छे से पिएं, 4-5 गिलास गर्म पानी पिएं, टी पिएं, गर्म दूध पिएं, हल्दी डाल के दूध पी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर जो भी है आपके वो भी ले सकते हैं।
सर आप हमें बताएं जो आजकल हमारे यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हम्म, अब हो रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सी जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन लोगों में एक वहम है या शक पैदा हुआ है कि ये जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, वो रिपोर्ट्स गलत देता है। आप बीइंग ए डॉक्टर क्या इस बारे में कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट असल में है क्या? देखो, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो उसका ये है कि उसमें अगर पेशेंट पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव आता है रैपिड एंटीजन, तो पेशेंट 100% पॉजिटिव है, तो वो कोरोना वायरस डिजीज से मुतासिर हुआ है। बट अगर वो नेगेटिव आता है तो कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स का भी वो नेगेटिव आ सकता है। तो इसमें एक और होता है, ट्रू नेट टेस्ट होता है, और ये पीसीआर टेस्ट होता है। तो उनका मगर ये उनका ये है कि अगर आपका वायरस है अंदर, तो वो उसका स्पेसिफिसिटी 100% है, वो दिखाएगा ही दिखाएगा। मगर उसका एक ड्रॉबैक है कि अगर वायरस अंदर है और मरी हुई स्टेट में है, कि वो डेड वायरस है और वो वायरस इन्फेक्टिव नहीं है, वो दूसरे को अगर फैल भी जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, तो वो भी पॉजिटिव दिखा सकता है। लोग डरे ना, पैनिक मोड में तो बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, इसका जो मतलब डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो टू थे टू 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 4% है, बहुत कम है। तो 85% लोग बिल्कुल घर पे ही ठीक होते हैं, और हम मतलब गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया है कि 85% जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम है जिनको, वो घर पे ही ट्रीट हो सकते हैं, और वो ट्रीट हो जाते हैं नॉर्मल पैरास्टामोल और जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसके साथ। और थोड़ा कुछ जिंक वगैरह हो गया, जिंक या विटामिन सी लेना होता है उनको, तो माइल्ड केसेस वैसे ट्रीट होते हैं। ठीक है, और जो रेस्ट 15% पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है, उनको मतलब फिर एंटीवायरल्स हमें देने पड़ते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, फिर फेविरापीर है, रेमडेसिविर है। तो और उनमें हमें ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स भी, जब उनका जो लंग्स में निमोनिया बढ़ जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमें उनको थोड़ा और ऑक्सीजन वगैरह देना पड़ता है, इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है, मगर वो बहुत कम है। मगर उस 15% में भी मॉडरेट टू सिवियर केसेस आते हैं, और उसमें भी जो इंटू मतलब वेंटिलेटर से भी ठीक होके बहुत पेशेंट आ रहे हैं, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हाँ, जो डायबिटिक हैं, जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, कोई कैंसर है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी एहतियात करनी है, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। और ऐसी मतलब मैं तो कहूँगा कि ऐसी खबरें आप ज़्यादा ना ही पढ़ें कि कितनी डेथ हो रही है, कितना ये हो रहा है, एक डर का माहौल उससे पैदा हो जाता है, और वो एक साइकोलॉजिकल और आपको थोड़ा कमज़ोर कर देता है। अगर आपकी विल पावर है तो आप किसी भी डिजीज़ से फाइट करके ठीक हो सकते हैं। सर आजकल जो हमने देखा कि टीचर तबका जो हेल्थ मेडिकल के स्टाफ या घरों में जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लेके ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। उसमें ये ऑक्सीजन मीटर लेके वो देखते हैं सैचुरेशन लेवल क्या होता है, किसी का 90 आता है, किसी का 97, किसी का 80। हमें इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये होता क्या है और एक नॉर्मल बंदे में कितना होना चाहिए? देखो, जो पल्स ऑक्सीमेट्री होता है, ये डिवाइस है, ये आपको अपनी उंगली पे लगाना है, और उस नाखून पे लगाना है जो बिल्कुल सही हो, और उस नेल पेंट वगैरह उस नाखून पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही हो। कुछ सेकंड आप वेट कीजिए, जो पहली वेव फॉर्म्स आती हैं उनकी रीडिंग नहीं लेनी है, जो थोड़ा मतलब बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में आती है, तो ये यूजुअली 95 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, 95 से सेचुरेशन अबव होनी चाहिए। और इसका ये है कि जो इसका एक कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं, हाइपॉक्स मतलब 95 से फिर डिक्रीज हो रहा है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी आए हैं, मैक्सिमम में 95 से अबव होती है। अगर उनका 95 से डिक्रीज हो रहा है, 93 हो रहा है, 92 हो रहा है, 91 आ रहा है, तो उनको एक डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। और उसका पल्स ऑक्सीमेट्री का एक और जो इसमें अभी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट हम डॉक्टर्स करते हैं, और पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि वो 6 मिनट वॉक टेस्ट करके आप अपना सैचुरेशन देख सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको पहले अपना रेस्टिंग, जब आप बैठे हुए हैं, रेस्टिंग सैचुरेशन देखना है वो कितना है। फिर आपको 6 मिनट पे 6 मिनट के लिए नॉर्मल पेस, जितना आप चलते हो नॉर्मली, ना ज़्यादा ब्रिस्क वॉक, जो आपकी नॉर्मल पेस है उस पर चलना है 6 मिनट के लिए। और 6 मिनट्स के बाद आपको दोबारा सैचुरेशन देखनी है। अगर 6 से 7% तक डिप हो रहा है,
तो ये थोड़ी घबराने की बात है। अगर 6 से 7% तक मतलब 90 से नीचे नहीं आ रहा है, 90 89 से नीचे, 90 से नीचे नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है। 90 से नीचे आ रहा है तो फिर थोड़ा घबराने की बात है। और हाँ, जो पेशेंट सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, उनमें आप मतलब जो नॉर्मल सेचुरेशन है वो 93 अबव 90 ले सकते हैं। देखो, होम आइसोलेशन जैसे मैंने कहा आपको कि 85% पेशेंट्स जो हैं उनको हम होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो सबसे पहले उनको जो है वो एक अलग कमरे में रखें, अटैच बाथरूम हो तो अच्छा है। तो और उनका एक घर के रूम के बाहर एक टेबल रखें या चेयर रखें जिस पे आप उनका खाना वगैरह वो रख सकते हैं। और जो भी खाना पीना है वो एक प्लास्टिक या जो पेपर की वो आती हैं प्लेट्स और कप, उनमें लें, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि होम आइसोलेशन में आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। सही टाइम पे खाएं, सही टाइम पे खाना लें, और अपना एक रूटीन एक बनाएं। थोड़ा वॉक करें, अंदर ही रूम में ही अंदर वॉक करें, और उससे एक मतलब जो उदासी है वो दूर हो जाती है और पेशेंट को भी थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ बुक्स पढ़ें या कोई भी गेम्स खेलें, वैसे करके कर सकते हैं। दूसरा अब इसका ये है कि आपको मैनेजमेंट पार्ट क्या है होम आइसोलेशन का। होम आइसोलेशन में सबसे पहले अगर आप अपना जो थर्मामीटर है दिन में 3 बार ही अपना टेम्परेचर चेक करें, ठीक है। और जो पल्स ऑक्सीमीटर जैसे मैंने बताया उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक चार्ट बना दें, ताकि वो जब आपको डॉक्टर को बताए वो आपको फिर आगे उसके लिए भी आसान हो जाए कि आपको कैसे ट्रीट करना है। और अगर आपके पास बीपी अपरेटस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई उतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर बीपी अपरेटस है तो 2-3 बारी दिन में अपना बीपी भी ले लीजिए। तो और इसमें ये है कि घर में जब आप हों तो इसमें मतलब लेटने का भी एक तरीका है। जो हमारा जो लंग्स है उसका जो 2/3 पार्ट है वो हमारी पीठ की तरफ है, जो आगे छाती की तरफ है वो ओनली 1/3 पार्ट है पूरे लंग का। तो अगर आप उल्टा लेटेंगे यानी कि पेट के बल सोएंगे तो उससे क्या होता है कि जो आपका जो लंग है उसका जो 2/3 पार्ट होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और उसका वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है। जो कि हम जब हमारे पेशेंट वेंटिलेटर्स पे होते हैं, मतलब डिस्ट्रेस में होते हैं, एआरडीएस में होते हैं, तो हम उनको प्रोन पोजीशन उल्टा लेटा के वो भी करते हैं। वो भी एक कारगर तरीका है। तो फिर एक इंसेंटिव स्पायरोमीट्री की एक्सरसाइज होती है, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें फूकना होता है और अंदर सांस लेनी होती है। तो उसमें बॉल्स होती हैं, वो होती हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक नॉर्मल बैलून जो होता है, जो गुब्बारा होता है, उसको फुलाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी लंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। और होम आइसोलेशन में यही है कि नॉर्मल पैरास्टामोल जो भी होती है उससे वो दे के और कुछ विटामिन सी या जिंक दे के भी कर सकते हैं। हाँ, बट अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रही है और जो आपका रेस्पिरेशन रेट है मोर देन 24 हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है या उसको कंसल्ट करना है और अपने सिम्टम्स के ऊपर चेक रखना है कि आपको सिम्टम्स आपके फ्लेयर अप तो नहीं हो रहे हैं। वो सब आपको होम क्वारंटीन में सब करना है। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर अहमद जावेद आज़ाद। इनसे हमने बात की और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा, क्योंकि लोग पैनिक हैं, लोग घबराए हुए हैं। इन्होंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनकी जो कही हुई बात इन पे गौर करेंगे और अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाएंगे। बदरवा से मैं नासिर के शाह, JKC के लिए।